नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और उड़ीसा के बाद आज पश्चिम बंगाल की जनसंवाद रैली को संबोधित करते नजर आए। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा। बंगाल सरकार पर केंद्र की योजनाएं लागू न करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि यह राजनीति की चीज नहीं है, राजनीतिक के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो, दो दो हाथ हो जाए। शाह ने कहा कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। वर्चुअल रैली पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी, आप बंगाल की जनता से संवाद करने से आप नहीं रोक सकती, आप रोड और रैली रोक सकती हैं, लेकिन परिवर्तन को नहीं रोक सकती। भाई हमसे तो जो बन पड़ता था वो करा, और ममता जी पॉलिटिकल तंज कसती है। हम ठीक नहीं ला रहे तो आकर संभाल लीजिए। भाई हमसे तो जो बन पड़ता था वो करा। 11,000 करोड़ रुपया हमने सीधा बंगाल की जनता के खाते में भेजा है, और बंगाल सरकार को भी जो देना निकलता था वो निकल रहा है। हमने कोई पक्षपात नहीं किया। मगर आप हमें कह रही है ममता जी की भाजपा वाले संभाल ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। चुनाव के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 82 लाख लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 7.5 लाख लोगों को बंगाल के अंदर बिजली दी, और 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ममता जी, हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा, और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा, भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए ममता दी। मैं आपको कहता हूं, कल आप हिसाब लेकर आइए। भारत का गौरव मोदी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की एक बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह के केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस कोरोना के हो जाएंगे। इस बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वासियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। और करीब 6,600 बेड की व्यवस्था होगी। 1 लाख केसेस हो जाएंगे और 15,000 बेड की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था, और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार की प्राइवेट। इसीलिए कैबिनेट में, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड की आवश्यकता होगी जुलाई के अंत तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना कि किस तरीके से वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि क्या होगा आने वाले समय में, और एलजी ने फैसला पलट कर कितना गलत किया। फिलहाल आपको बताते हैं कि दिल्ली की स्थिति अभी क्या है। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो दिल्ली में मरीजों की संख्या 29,943 है, यानी कि कुल संक्रमित 29,973 है। फिलहाल ऐसे में दिल्ली के अंदर कोरोना के एक्टिव मरीजों की अगर बात करें 17,712 है। दिल्ली में अब तक 11,357 कोरोना मरीज अभी तक ठीक हुए हैं।
और दिल्ली में अब तक अगर लोगों की मौत की बात की जाए तो कोरोना के संक्रमण की वजह से 874 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं, तो 29,943 मामले कोरोना के अब तक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार अगर देखें तो मामले बढ़ते जा रहे हैं। 11,357 ही मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। इसके अलावा 874 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना का जो तांडव है वो लगातार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से भी इस बात की आशंका जताई गई है कि 31 जुलाई तक अगर देखें तो ये मामले कई गुना ज्यादा होंगे और ये 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। आज डीडीएमए की बैठक के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ने जा रही हैं। जून और जुलाई में ये मामले लाखों में क्रॉस कर जाएंगे दिल्ली के अंदर। तो फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज 17,712 हैं और अगर ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 11,357 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और 874 लोगों की मौत हुई है। अब बात करते हैं योगीराज की। योगीराज में बदमाशों की उल्टी गिनती जारी है। बागपत, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा के अंदर मुठभेड़ हुई। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास मुठभेड़ हुई। बागपत में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में दूसरी मुठभेड़ में 75,000 रुपए का इनामी बदमाश अनिल घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में ट्रक सवार बदमाश से दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई और ग्रेटर नोएडा में 6 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। तो लगातार आज अगर देखें तो मुठभेड़ के मामले सामने आए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की जहां पर एक बड़ा बदमाश हाथ लगा और मुजफ्फरनगर में भी एक बड़े बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। तो इन तीनों ही घटनाओं को देखा जाए, मुजफ्फरनगर में 75,000 रुपए का बदमाश अनिल घायल हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक चोरी करने वाला एक गैंग भी पकड़ा गया है जो कि ट्रक से टायर और रिम सहित टायर को चुरा लिया करते थे। मुजफ्फरनगर, बागपत और ग्रेटर नोएडा के अंदर बदमाशों से मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया। तो वहीं वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वाराणसी कमिश्नर और शासन को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई। नदेसर तालाब पर चल रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर मंत्री ने पकड़ी गड़बड़ी। निर्माण में बढ़िया ईंट की जगह खराब ईंट का इस्तेमाल किया गया। काम में बालू की जगह महीन कंक्रीट के प्रयोग की गड़बड़ी मिली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हुई है। राज्य मंत्री के जांच किए जाने की वीडियो वायरल हुई है। ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जांच करते खुद मंत्री साहब भी नजर आएंगे। ये ईटा नंबर का है क्या? ये ईटा टेंडर हुआ नंबर का हुआ है? हाँ, ईटा नंबर का है। हाई नंबर का मैं इसको उठा के भेजूँ बीच में। बिल्कुल गुना का फर्क है, तो क्यों न माना जाए कि पैसे की बेईमानी हो रही है। नगर निगम अगर टेंडर दिया तो लाल बालू के लिए, तो हम भूसी क्यों लगा रहे हैं? बस्ती में तो वो होगा लाल बालू होगा ना कोर्सटेंट, तो फिर इसमें तो ये तस्वीर आपने देखी, ये यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल की तस्वीर है। वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि वाराणसी के अंदर पहुंचे थे मंत्री साहब जांच करने के लिए। दरअसल ये जो काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और इसमें जिस तरीके के सामान का, जिस तरीके के माल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरह से गड़बड़झाला है। दरअसल ईंट, कच्ची ईंट है। आपको बता दें कि 2 ईंटों को टकराने पर मंत्री साहब ने खुद टकरा कर देखा तो ये ईंट चूर चूर हो गई। इसके अलावा बालू की स्थिति अगर देखा जाए तो बालू की जगह महीन कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि पैसा बचाया जा सके, गड़बड़झाला किया जा सके, एक बड़ा घोटाला किया जा सके।
यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सवाल उठाए हैं। वाराणसी का यह मामला बताया जा रहा है। ये पूरे 3 गुना का फर्क है। क्यों न माना जाए कि पैसे की बेईमानी हो रही है। नगर निगम अगर टेंडर दिया था लाल बालू के लिए, तो हम घुसी क्यों लगा रहे हैं? बस पीओक्यू में तो वो होगा लाल बालू होगा ना, पोर्सन। फिर इसमें क्यों भाई वो होगा ना तुम्हारे पास कुछ? नहीं, ये नहीं है। ये ईटा नंबर 1 का है क्या? ये ईटा टेंडर हुआ। तो यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से कामकाज यहां पर हुआ, उसके बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है। फिलहाल ईद को चूर करके खुद रविंद्र जायसवाल ने दिखाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया। 25 मई को इलाज न मिलने के कारण हुई नवजात की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। बीती शाम ग्रीन सिटी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। शाम 5 बजे जारी किया गया लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश और रात 10 बजे जारी किया गया लाइसेंस बहाल करने का आदेश। 14 दिनों तक चली जांच के बाद की गई थी कार्रवाई। 2 डिप्टी सीएमओ ने मामले की जांच की। सिर्फ 5 घंटे में वापस लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश ले लिया गया। अब ये किसके दबाव में हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये जरूर एक जांच का विषय है। फिलहाल रात 10 बजे यानी कि शाम 5 बजे निरस्त करने का आदेश जारी हुआ। रात 10 बजे लाइसेंस दोबारा से बहाल कर दिया गया। तो 14 दिनों तक चली जांच के बाद यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन 5 घंटे में ही इस फैसले को बदलना पड़ा। 2 डिप्टी सीएमओ ने की थी मामले की जांच। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, महज 5 घंटे में किस वजह से फैसला पलट दिया गया? पहले लाइसेंस निरस्त किया गया 14 दिन की जांच के बाद, और उसके बाद 5 घंटे में ही बहाल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में रहने वाले राजकुमार के द्वारा ये 25 मई को ये मामला उठाया गया था, जहां वो अपनी पत्नी को लेकर के कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल में जो उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसका बच्चे की काफी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद में अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बच्चे को ले जाया गया था और अंत में बच्चे ने दम तोड़ दिया था। वो उस मामले की जांच, जब उस खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, तो उसकी जांच जिलाधिकारी के द्वारा 2 डिप्टी सीएमओ को सौंपी गई और उसके बाद में अब 14 दिन बीतने के बाद में उस मामले की जांच पूरी हुई है। और कल शाम को 5 बजे इसमें जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल है, जिसकी तरफ से ना तो एम्बुलेंस अवेलेबल कराई गई थी, ना ही बच्चे को इलाज दिया गया था, साथ में जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल है उसकी तरफ से कहा गया था कि 25,000 रोजाना का खर्चा जो गरीब व्यक्ति था जिसका बच्चा बीमार था उसको देना पड़ेगा। उसके बाद में उसको नई एम्बुलेंस अवेलेबल कराई गई और उसको वहां से दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो अब बीती शाम उस ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई सीएमओ के द्वारा की जाती है। वहीं महज 5 घंटे के अंदर उसका लाइसेंस जो वापस बहाल कर दिया जाता है। जब सीएमओ से इस बारे में जानकारी की गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया ग्रीन सिटी अस्पताल ने अपना जवाब, जो उनको नोटिस भेजा गया था उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि इसमें जो बच्चे को लेकर गया था, राजकुमार स्वयं अपनी इच्छा से बच्चे को लेकर गया था और ग्रीन सिटी अस्पताल की कोई गलती नहीं है। लेकिन बड़ी चीज यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि जब 14 दिन डिप्टी सीएमओ ने जांच की, जांच के बाद में कार्रवाई की गई, लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई, सिर्फ 5 घंटे के अंदर ऐसा कौन सा जवाब उनको मिल गया कि जो लाइसेंस आपने 14 दिन की जांच के बाद में निरस्त किया था उसको 5 घंटे के अंदर आपने बहाल कर दिया। तो ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हॉस्पिटलों की मनमानी चलती रहेगी? जिस तरह से हॉस्पिटल एक अच्छा खासा बिल एक नॉर्मल मरीज के लिए बना देते हैं, उसके बाद में भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ एक बच्चे की, नवजात शिशु की मौत हो जाती है एक हॉस्पिटल की गलती की वजह से, और उसके बाद में पहले उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है और 5 घंटे के अंदर बहाल कर दिया जाता है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर जिला स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़ा होता है कि आप कार्रवाई करते भी हैं और फिर कार्रवाई से बचते भी हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्यों लाइसेंस निरस्त किया गया? लाइसेंस निरस्त किया गया तो फिर 5 घंटे के अंदर बहाल क्यों किया गया? जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद खबर प्रयागराज से है, जहां पर सड़कों और दुकानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने चौक और उसके आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया। ये तस्वीर प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों और दुकानों को सैनिटाइजेशन का काम वहां पर किया जा रहा है, जिसमें सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि मार्केट खुलने के साथ साथ, अनलॉक होने के साथ साथ जो खतरे के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए ये काम किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सड़कों को, चौक को, बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रही हैं। संवाददाता आलोक मालवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आलोक, सड़कों और दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? तुषार, देखिए, जब से कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, उस बात को लेकर जो शासन और प्रशासन है काफी गंभीर है। और इसी मामले को लेकर जो लोग हैं, हाट बाजारों को खोला गया है लॉक 1 में, उसको लेकर जो शासन प्रशासन है उसने दवा के छिड़काव की व्यवस्थाएं की है। इसको लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है, जो चौक चौराहे पर, घंटा घर पर और जितनी भी व्यस्ततम मार्केट है सभी को सैनिटाइज करने का काम कर रही हैं। तो आज सुबह से इन काम में जो फायर ब्रिगेड कर्मी है उनको लगाया गया और वो अपनी गाड़ियों के साथ तन्मयता के साथ पूरा जो चौक इलाका है उस चौक और घंटा घर के इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के साथ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि वो अपने मुंह को ढाके रहे, फेस मास्क से या गमछे से ढाके रहे और इसके साथ ही बराबर सैनिटाइज करते रहे। यही नहीं, जो व्यापारी गण है, व्यापारी गणों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है इस काम को करने में, क्योंकि दुकानें इस समय खुली हुई हैं पूरी चौक की और लोग मार्केट में अपने सामानों को खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सामंजस्य है उसे स्थापित करके पूरे जो चौक बाजार है उसको सैनिटाइज करने का काम अभी भी जारी है। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अलीगढ़ में पहलवानी दंगल को लेकर चली आ रही सालों पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार 3 लोगों ने घर के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 7 साल के बच्चे समेत 4 युवक घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे इलाका पुलिस और परिवार के लोग घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में चलते युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। तो वहीं हरदोई में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने युवक को घर में मारपीट की है, आग लगा दी घर के अंदर। आपको बता रहे, थाने से लेकर हर चौखट पर दौड़ रहा है पीड़ित, लेकिन नहीं हो रही कहीं सुनवाई। एडीएम के पास पहुंचा पीड़ित, लगाई गुहार। एडीएम ने मामले में कार्रवाई के लिए लिखा, फिर सुनवाई नहीं हुई। तो टंडिया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थाने से लेकर हर चौखट पर दौड़ दौड़ कर ये फरियादी पहुंच रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। दबंगों का कहर ये है कि इसके घर में आग लगा दी गई, पूरा घर का सामान आग के हवाले कर दिया गया। ईंटें चलाई और आग लगा के चले गई। बिजनौर में 2 पक्षों के बीच लोगों में मामूली कहासुनी को लेकर गोली चलने लगी। आपको बता दें, इस गोलीकांड में 4 लोगों को गोली लगी है, गोली के छर्रे लगे हैं, जिससे ये मामूली रूप से घायल हो गए हैं। पता लगा है कि एक दुकान के किनारे रखे पत्थर को हटाने को लेकर पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गोली चलने तक आ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव का है, जहां परवेज नाम के युवक की गांव में एक परचून की दुकान है। पता लगा है कि दुकान के कोने पर एक पत्थर रखा हुआ था, जिससे कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी होने लगी थी। यासीन नाम का ग्रामीण वहां से गुजर रहा था, जो पत्थर से टकराकर घायल हुआ। इसी पत्थर को हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बस हम खेत पर काम करने गए थे, पानी देने के लिए गए थे। ये लोग पहले से ही तैयार बैठे थे, वहाँ मीटिंग में आए। कोई गांजा पी रहा था, कोई सुल्फा पी रहा था। हमने पानी अपना स्टार्ट भी नहीं करा था और ये लोग आ गए, डोल को लेकर के विवाद करा और हमारे ऊपर फावले और चाकू से वार करा। मामला ये था, छोटा भाई गाड़ी चला रहा था हमारा, तो थोड़ा सा वो पत्थर रखा हुआ है, इन्होंने जानबूझ के वहाँ पे पत्थर रखा है ताकि गाड़ी आने जाने वालों को परेशानी हो। तो भाई बोला कि ये पत्थर मैं आज हटाऊंगा इधर से, आने जाने में गाड़ी टच होती है मेरी। तो ये लोग ने बोले कि पत्थर हटेगा नहीं, उसको गाली दी, बोला कि पिस्टल से तेरे को गोली मार देंगे यहीं पे। और उसमें से वो डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बाद वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। फिर बाद में ये लोग ने, हम लोग बोले कि तुमने गाली दिया कैसे, जब तुम्हें मालूम है कि हमारे मोहल्ले का लड़का है, क्या किसी भी मोहल्ले का है, तुम्हारे जान पहचान का था, तो तुमने ऐसा किया क्यों हरकत। तो सीधा डॉक्टर गया घर में, 2 नाली उठा के उसने फायर कर दिया। तो ऐसे ऐसे ये बच्चों के सबके गोली लगी है। और डॉक्टर परवेज 4 जन को गोली लगी। मतलब ये था, छोटा भाई गाड़ी चला रहा था हमारा, तो थोड़ा सा वो पत्थर रखा हुआ है, इन्होंने जानबूझ के वहाँ पे पत्थर रखा है ताकि गाड़ी आने जाने वालों को परेशानी हो। तो भाई बोला कि ये पत्थर मैं आज हटाऊंगा इधर से। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर टाइगर का आतंक देखने को मिला। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की माला रेंज के निछोला चौकी के पास एक टाइगर का आतंक वन विभाग के लिए सरदर्द बन गया है। टाइगर ने
घर के बाहर बैठे युवक को निवाला बना लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत होने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने युवक का शव लेकर हंगामा मचा दिया। फिलहाल आक्रोशित लोगों की भीड़ ने वन विभाग के रेंज ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने वन विभाग के सभी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को बमुश्किल शांत कराया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस से नोकझोंक पर पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग किया। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो है टाइगर की सूचना मिली, जब गाड़ी लेके चले तो वहाँ से आ गए लगभग 70-80 आदमी बंगाली और जो है घेर लिया हम लोगों को। फिर हम तो जान छुड़ा के भाग गए और सरकारियाँ गाड़ी जो हुई 2 वो में आग लगा दी और प्राइवेट गाड़ियाँ 8 हमारी थी, वो भी उनमें भी आग लगा के, हमारे दफ्तर में भी आग लगा के और जो है सारे कमरों में आग लगा के गए। हम लोग खाना खा ही रहा था मैं, जैसे ही बताया गया कि एक टाइगर ने मारा है एक आदमी को। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले रोड पे, लोग उधर से बहुत तेज भागते आ रहे थे। हम तो जान बचा के अपने बच्चों को लेके, मम्मी तो अंदर ही फंस गई थी, लेके हम लोग जैसे ही दीवार सरदार जी के यहाँ भाग गए, सरदार जी के यहाँ बच्चे। उसके बाद इतना बंगाली 500-700 बंगाली, पूरी सब गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, टोटल गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी नहीं बची। सभी गाड़ियाँ और बंदूक, पैसे जो भी थे सब टोटल सामान तोड़ गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, सब कुछ तोड़ दिया। टोटल गाड़ियाँ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। कितनी गाड़ियों में आग लगाई होगी? 2-3 सरकारी गाड़ी हैं, 2 प्राइवेट हैं और 6 एक कैंपर है और 8 गाड़ियाँ हैं, टोटल 8 गाड़ियाँ। ये थाना गजरौला क्षेत्र में टाइगर अटैक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु पर ग्रामीणों में भावावेश में आकर फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस पर कुछ वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके पश्चात मौके पर पुलिस बल पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण। तो यूपी के गोंडा जिले के अंदर जिला अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही पूरे अस्पताल के कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है, जिसमें एक महिला की आंख का ऑपरेशन डॉक्टर ने बिना कोरोना जांच रिपोर्ट सामने आई कर डाला। बाद में वो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब जिला अस्पताल में अधिकांश स्टाफ परेशान है कि और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की जल्दबाजी से पूरे स्टाफ को परेशानी में डाल दिया। महिला की सैंपलिंग कर एक बार फिर से जांच के लिए लखनऊ भेजी गई है। आपको बता दें, गोंडा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेरिया भूख रहा कि एक महिला जिला अस्पताल में अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी में भर्ती हुई थी। इसकी जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच की गई, सैंपल जांचा गया, लेकिन जल्दबाजी में नेत्र सर्जन डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव ने महिला की केस हिस्ट्री नहीं ली और कुछ भी संदेह न मिलने पर महिला का ऑपरेशन कर दिया। वहीं डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव ने महिला के ऑपरेशन किया और फिर सीएमएस की ओर से बुलाई गई मीटिंग में पहुंच गए। इस मीटिंग में जिला अस्पताल के अधिकांश डॉक्टर मौजूद थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब सभी डॉक्टरों के साथ सर्जन विभाग की ओटी में मौजूद स्टाफ और फार्मासिस्ट हड़कंप में है। वहीं जब इस बारे में सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला का ऑपरेशन करने में जल्दबाजी और लापरवाही करने वाले नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। रिपोर्ट मांगी गई है। जब सैंपल निकाला था तो थोड़ी इंतजार कर लेना चाहिए था। इस बारे में ऑपरेशन से पहले सैंपल भी कराया गया और बिना जांच रिपोर्ट आने से पहले ऑपरेशन कर दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच होगी। फिलहाल महिला की फिर से सैंपलिंग कराई गई है, लखनऊ भेजी गई है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। में आया है कि उसका आंख का ऑपरेशन होना था और उसकी जांच जो ट्रूनेट मशीन है उस पर कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही शायद डॉक्टर साहब उसको ओटी में ले गए थे और उसकी सर्जरी हो गई। ट्रूनेट मशीन पे वो पॉजिटिव निकली है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट RT-PCR ही होता है, वो भी उसका कराया जा रहा है और तब तक डॉक्टर साहब को हमने कह दिया है कि पेशेंट को आइसोलेशन में रख के उसका इलाज करें। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, डॉक्टर की तरफ से जो इन पर आरोप लगा है कि उन्होंने जल्दबाजी की और पूरे अस्पताल को खतरे में डाल दिया, उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि इस पर? जी बता दें, जिस तरीके से जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया और इसकी जांच रिपोर्ट आने के पहले ही जो है डॉक्टरों ने लापरवाही कर दी और इस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव जो है पॉजिटिव निकलने के बाद में एक बार फिर से इसकी सैंपलिंग कराई गई है और पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी इस पे कुछ भी कहने से डॉक्टर जो है बच रहे हैं। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि पूरा अस्पताल इस वक्त खतरे में है सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। क्या प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था और महिला की जो रिपोर्ट का सैंपल लिया गया उसका वेट नहीं किया गया या जांच करने में देरी थी?
जी बिल्कुल बता दें, गोंडा जिला चिकित्सालय में जिस तरीके से लापरवाहियां पहले भी देखी गई हैं और जल्दबाजी में जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं पूरे हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी थे उनको खतरे में डाल दिया गया। तो इस तरीके की जो लापरवाही है अक्सर गोंडा जिला चिकित्सालय में देखने को मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन होने के बाद महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और इसी के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा। तो जिला अस्पताल में मचा है हड़कंप। पूरे प्रकरण की जांच फिलहाल की जा रही है। तो जिला अस्पताल में हड़कंप मचा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि एक महिला का आंखों का ऑपरेशन किया गया और इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात करें तो ऑपरेशन करने के बाद महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। फिलहाल ये जानकारी दी जा रही है कि इन डॉक्टर की तरफ से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था। और इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की जांच की गई है। आपको बता रहे एसटीएफ को सौंपी गई है जांच। डीजीपी मुख्यालय ने यूपी एसटीएफ को दिए हैं जांच के आदेश। यूपी एसटीएफ करेगी 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले की जांच। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक खड़े किए गए सवाल। अब यूपी एसटीएफ करेगी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच और यूपी एसटीएफ की एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में टीम बनाई गई है। तो यूपी के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला ये है। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अब यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है जांच। यूपी एसटीएफ जिस पर जांच करेगी, देखिए जांच जो है पूरे मामले की यूपी एसटीएफ को सौंपा गया है। और इस तरह के आरोप विपक्षी दलों ने पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस मुद्दे को जो है सरकार के खिलाफ उठा के रखा था। पहले से अदालत में ये मामला कई सारी अलग अलग स्थितियां झेल रहा था। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अलग विषयों को लेकर के चल रहा है कि भर्ती परीक्षा के अंदर कई तरह के ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल उठे। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट का जब फैसला आया था तो लगा था कि ये भर्ती प्रक्रिया सुगम तरीके से फिर से पूरी हो पाएगी, लेकिन इसमें कई सारे अड़ंगे आ रहे हैं और अब जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, खासतौर पर इलाहाबाद और वाराणसी में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद ये बात साफ हुई कि इसमें भ्रष्टाचार का एक एंगल है और उसी को लेकर के विपक्षी दलों ने एक मुद्दा बनाया। कल प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया था, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला कर बोल करके पूरे घोटाले को व्यापम 2 का जो है जिक्र किया था कि व्यापम 2 है ये उत्तर प्रदेश में व्यापक घोटाला। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा घोटाला था, इसमें भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। और उसी तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हमला बोलते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इधर सरकार ने इस पूरे मामले की जांच अपनी बेहतरीन एजेंसी यूपी एसटीएफ उससे कराने का फैसला किया है और अब इस पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी मुख्यालय ने यूपी एसटीएफ को सौंपी है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं चंद्रमोहन त्रिपाठी जी। चंद्रमोहन जी के सीधे तौर पर अगर देखें एक बड़ा घोटाला रहा या एक बड़ी अनियमितता रही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, अब इस पर जांच बढ़ाई गई है एसटीएफ की तरफ से, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, ये इसको घोटाला नहीं कह सकते, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। उन गड़बड़ियों की जांच के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को वरीयता देती है, इसलिए सरकार को जब शिकायतें मिली सरकार ने अपने स्तर से जांच कराई और अब जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उन गड़बड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है, जिससे कि जांच हो और जो लोग ये सब कुकृत किए हैं उनको कठोर सजा मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी सरकार आई, तो हमने प्राथमिक शिक्षा में सबके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए। परिणाम हुआ 4,000 शिक्षकों के फर्जी जो दस्तावेज पाए गए, जिनमें हमने कार्रवाइयां की हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रमोहन जी आप हमारे साथ बने रहिए। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी मैं पहले शामिल कर लेता हूं। अनुराग जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, आप सुन भी रहे थे चंद्रमोहन जी को। देखिए, ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी कह रही थी कि इसमें घोटाला है,
जिसको बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी, सरकार मानने को तैयार नहीं थी, अब मान रही है। इसके मतलब जो समाजवादी कहते हैं उसको सरकार को पहले मान लेना चाहिए, बाद में मानती है। हम लोग कह रहे थे तब हम लोग से झगड़ा कर रहे थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, हमने 69,000 की भर्ती बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से की है और ऐसा कभी नहीं हुआ है, रामराज आ गया है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हर व्यक्ति का मौका दिया जाता है, चोरों को भी मौका देते थे, हम लुच्चकों को भी मौका दे देते हैं, ऐसे बोलते थे ना, माने ऐसा बोलते थे। लेकिन मतलब यही होता था ना, जब हमने बोला नहीं यहाँ पे चोरी डकैती हुई है, यहाँ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, तब जाके लोग बच्चे कोर्ट में गए होंगे, कोर्ट ने भी कहा गड़बड़ी पाई गई है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है गड़बड़ी पाई गई, तब सरकार जागती है। तो क्या सरकार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद जागेगी? तो इसके मतलब कि कोई भी भर्ती आप कर ही नहीं पाएंगे। जब आपकी भर्ती ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगी तो जो आपने 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा 5 सालों में किया था, आप तो 7 मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्तियों में धांधली हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी मान रही है। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए जरा, क्योंकि गंभीर आरोप यह है कि आप जाके, लेकिन तब जब हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धांधली नहीं है, ना कोई घोटाला है ना धांधली है, गड़बड़ी है और गड़बड़ी की जांच की जा रही है। सारे जो दोषी हैं उन पर कार्रवाइयां होंगी। अनुराग चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मैं कहूंगा सबको याद है, उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है किस तरीके से परीक्षाएं होती थी और एक भी जाति के लोगों का उसमें चयन होता था। सबके सामने वो जो भ्रष्टाचार आपने किया है ना, जो घोटाले आपने किए हैं और भ्रष्टाचार, और वो 4,000 लोग आपके समय के 4,000 लोगों को निकाला है नौकरी से। क्यों निकालना पड़ा हमको? क्योंकि आपने वहां गड़बड़, वो घोटाला होता है, 4,000 फर्जी शिक्षक थे आपके समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब जाके आप जागे, पहले जागे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। आप गलत माननीय न्यायालय को मिसकंडक्ट मत कीजिए, नहीं कीजिए आप, अनुराग जी बिल्कुल मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, आपने बिल्कुल नहीं बोला है। माननीय न्यायालय का, न्यायालय की अवहेलना मत करो, ये ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमने जो गड़बड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन सीधे सी बात की है कि 69,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती मामले में अब एसटीएफ जांच करेगी। दोपहर 3 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के मामले में 37,000 पदों को होल्ड करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री की नजर लगातार 69,000 भर्ती पर बनी हुई है।